हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाइट एंड थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मैं एक चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ, 90 to 95% मैं बता रहा हूँ कि इसमें से इस 50 क्वेश्चनों में से जरूर आपके इस बार जेईई मेंस में क्वेश्चंस आएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट लगभग सेम रहने वाला है। ठीक है, मैंने बहुत ही, अब भाई ये गारंटी नहीं ले सकते 100%, लेकिन हाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इन 50 क्वेश्चनों के थ्रू क्वेश्चन इर्द गिर्द रहेंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत ही एनालिसिस किया है, फिर क्वेश्चनों को अरेंज किया हुआ है। तो ये 50 क्वेश्चन आपको बहुत ही चीज़ें सिखाने वाले, बहुत ही धांसू धांसू क्वेश्चन है सारे। इन क्वेश्चनों को आप जरूर करके जाओ जेईई मेंस के पहले। ठीक है, आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ट्रिक के साथ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें बोला था कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताइए, टोटल स्टीरियो आइसोमर बोला था, आरईएस और ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखो कैसे करना है भाई। कायरल सेंटर क्या होता है? एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जगह कुछ और हो सकता है, चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है, तो उसी को हम बोलते हैं कायरल सेंटर बोलते हैं। तो आप यहाँ से ध्यान से देखना, एक कायरल सेंटर ये है, क्योंकि एक ग्रुप ये हुआ, दो ये हुआ, तीन ये हुआ और चौथा पूरा ये हुआ, ये भी कायरल है। देखो, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीसरा ये है और चौथा ये है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। तो टोटल अपने पास जो कायरल सेंटर आने वाले हैं वो कितने आने थे? टोटल कायरल सेंटर जो थे अपने पास वो चार थे भाई। कायरल सेंटर अपने पास चार थे इस मॉलिक्यूल में। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। पूछा था टोटल स्टीरियो आइसोमर, तो भाई अगर मॉलिक्यूल आपके पास अनसिमेट्रिकल है तो स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? 2 to the power n। n क्या है? कायरल सेंटर है। अब देखो, ये अनसिमेट्रिकल है क्या? ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है, तो भाई सिमेट्री कहीं से भी नहीं दिख रही है। ठीक है, दोनों इंडिफरेंट अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल के केस में अपने पास क्या हो जाएगा? 2 to the power 4। यन क्या है? कायरल सेंटर। तो टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर आ जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, आरएस नेमिंग क्या होगा? ट्रिक ही समझा देता हूँ आरएस नेमिंग का। अगर ऐसे ऊपर CHO है और नीचे CH2OH है, तो भाई ट्रिक ये कहता है अपना कि अगर OH राइट साइड है तो उसे बोल देना R, अगर OH लेफ्ट साइड है तो उसे बोल देना S। यही ट्रिक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? R, यहाँ पे क्या हो जाएगा? R, क्योंकि OH राइट साइड है। तो भाई ये बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखो। ये ऑप्टिकल एक्टिव है, इनएक्टिव है? तो दोस्तों, अगर कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो कैसा होगा? ऑप्टिकल, हमेशा ऑप्टिकल। अगर एब्सेंट है तो एक्टिव होगा। तो यहाँ पे अगर प्लेन आप पास कर दो, ऐसे देखो, एक प्लेन पास कर दो ऐसे, तो ऊपर का पार्ट देखो, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH आ रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब काट दो तो मिरर इमेज हो। अगर यहाँ H है तो यहाँ भी H है, होना चाहिए, बिल्कुल मिरर इमेज हो। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भाई एब्सेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। आप याद कर लेना भाई ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, और अगर सिमेट्रिकल होगा ना, मान लो स्टीरियो आइसोमर, ये तो अनसिमेट्रिकल था, अगर सिमेट्रिकल होता है तो सिमेट्रिकल का फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो भी क्या पता आपसे पूछ ले। 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। ठीक है, अब देखो ये सब चीज़ें डिटेल में बता रखा है। p क्या होता है? अगर n अपने पास ऑड आता है तो p बराबर हो जाता है n+1/2। मैंने क्या बोला? n ऑड आता है तो p बराबर n+1/2। अगर n इवन आता है, मतलब इस कायरल सेंटर, तो p बराबर n/2 हो जाता है। नोट करके लिख लेना, बाकी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है ट्रिक एंड टिप्स के प्लेलिस्ट में। ये क्वेश्चन देखो भाई, इसमें बोला था स्टेबिलिटी बताइए, तो आप कहोगे सर इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन देखोगे आप, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है और उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। आप ये हाइपर कंजुगेशन में पढ़ते हो कि जितने ज़्यादा sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन हो, तो sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा। लेकिन इस केस में देखो तो कहोगे इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4, क्योंकि ये sp2 है, इधर sp3 है, तो 2 और 2 इधर हो गए कार्बन और 2 इधर, 4। तो अपने पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं? 4। यहाँ पर भी 4 है। अब कैसे स्टेबिलिटी बताओगे? अब आप बोलोगे सर जो ट्रांस वाला होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक होता है। तो डियर आप गलत हो जाओगे। इस केस में हमेरा सिस वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। याद रखना, अगर 8 9 10 और 11 मेंबर की रिंग है साइक्लोएल्किन, तो हमेशा सिस ज़्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से। ये नोट करके लिख लेना। अभी तक आप ट्रांस वाला पढ़े होगे, है ना? ट्रांस वाला कैसे पढ़े होगे वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, आपने ये पढ़ा होगा कि ऐसे ऐसे है अगर एल्किन और एक ऐसे है, तो आप बोलते हो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो ये यहीं पे लगाना, दिख रहा है
ऐसे ऐसे है, लेकिन तो यहाँ पे आप बोलोगे ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो दोनों जगह सेम है, तो आप बोल दोगे ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है। ये सही है, लेकिन यहाँ पे अपने पास 8 9 10 मेंबर 11 मेंबर की साइक्लोएल्कीन आती है, तो सिस ज़्यादा स्टेबल होता है ना। आइए ये इस क्वेश्चन को देखना, बोला था मैक्सिमम इनॉल कंटेंट कौन सा कंपाउंड किया है, तो देखो यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी अपने पास एच है। देखो इनॉल तो पता है ना भाई, कीटोन के बगल वाला कार्बन sp3 होता है, इससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अगर sp2 के बगल sp3 है, हाइड्रोजन है, तो कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म शो करता है। तो देखो इसको इनॉल कंटेंट निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे वो सिखाता हूँ। H को निकालो नेगेटिव बनाओ, H को निकालो नेगेटिव बनाओ, हमेशा यही H को निकालना, sp2 के बगल sp3, ये बताया ना टाउटोमेरिज्म का कंडीशन। ये नेगेटिव चार्ज इधर भी स्टेबलाइज हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये नेगेटिव चार्ज केवल इधर ही स्टेबलाइज हो रहा है, इधर रेजोनेंस नहीं कर रहा। तो मैक्सिमम इनॉल किस में कंटेंट है, इस वाले में ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो ये वाला आपस में कैसे रिलेशन है भाई, ये कैसे हैं, तो देखो सबसे पहले क्या कर लो, किसी एक को चूज कर लो। इसका हम क्या करते हैं, इसका हम आर एस नेमिंग करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आर, यहाँ पे आ जाएगा एस। देखो ऊपर सी एच जो है, नीचे CH2OH है, तो प्रायोरिटी से मन नहीं, ऐसे डायरेक्ट कर लो। आर ये लेफ्ट है तो एस, इसका क्या हो जाएगा एस, इसका क्या हो जाएगा आर। तो देखो आर का एस हो जा रहा है और एस का आर हो जा रहा है। तो ये आपस में क्या है, मिरर इमेज है। क्या है, मिरर इमेज है भाई। और इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, तो राइट साइड ओ एच है, यहाँ पे एच है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मिरर इमेज है, और दूसरा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो ये कंडीशन किसका होता है, इनाइंशोमर का। किसका होता है, इनाइंशोमर का। ठीक है, तो हमेशा आर एस नेमिंग, अगर आर का आर होता है एस का एस होता तो आइडेंटिकल वाला केस हो जाता। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एरोमेटिसिटी का मैं ट्रिक आपको सिखा देता हूँ, कभी गलती नहीं होगा। देखो पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर दो 4 से, 2 2 4 2 6 2 8, कितने 8 डिवाइड बाई भाई 4 कर दो, तो ये कैसा हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो कैसा होता है एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये दोस्तों नॉन प्लेनर होता है, एक्सेप्शन वाला है। कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है, तो इसको याद रख लेना। ये ट्रिक अपना क्या है, 2 जगह ट्रिक नहीं लगता, बाकी हर जगह लगाना। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर दो 4 से, डिवाइड हो गया तो एंटी एरोमेटिक, और डिवाइड नहीं हुआ तो एरोमेटिक। अगर एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। और पाई इलेक्ट्रॉन क्या क्या होते हैं, लोन पेयर को 2 इलेक्ट्रॉन लेना, एक नेगेटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन लेना, और एक डबल बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना, और उसी लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना जो रेजोनेंस में जाए। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट भाई आप रिवाइज करते रहना, और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो भाई अपने पास ये क्वेश्चन है, 2 बार जेईई मेंस में पूछा है, 2 बार डाइबल एच से, तो इसको समझते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन हो जब डाइबल एच गिवन हो ना, और हमेशा लो टेम्परेचर होता है डाइबल एच, ठीक है, उसी पे काम करता है। तो ये क्या करते हैं, देखो ये वाला जो सिंगल बॉन्डेड OH होता है ना, इसको OH में कन्वर्ट कर दो, किस में, OH में। बाकी का वो जो पार्ट होता है उसे आप किस में कन्वर्ट कर देना, उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना। हमेशा डाइबल एच का काम ये होता है। देखो इसको हमने ब्रेक करके इसको OH में कर दिया, और इधर हमने क्या किया, ये वाला अपने पास जो था ये ऐसे था, एल्डिहाइड आप लगा लो, ये वाला, बस कुछ नहीं करना था। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन इसे कर लेना। अगर मान लो यहाँ पे ये LiLH4 होता, तो मतलब, या ऐसे सोचो, अगर यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता, 20 हाई टेम्परेचर हो जाता 25 डिग्री सेल्सियस, तो अपने पास इसको तो सेम करता है, इसको अल्कोहल में चेंज कर देता। ठीक है, क्या बन जाता, वो भी बना लो, क्या पता कल को एग्जाम में आपसे ये पूछ ले। तो मैं सारी पॉसिबिलिटी आपको बता दे रहा हूँ, सब कुछ याद रखें, इसको अल्कोहल में चेंज कर देता है। ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे अब इस वाले केस में सेम कहानी हो जानी है, क्या हो जाना है, इसको तोड़ेगा, यहाँ पे OH में चेंज कर देगा, और एक को एल्डिहाइड में। ध्यान देना, देखो अपन इसको क्या कर देगा OH में, और यहाँ पे वो जो है CHO, और बाकी जैसे था वैसे आप कर लोगे। ठीक है, बस यही कहानी करनी थी, तो ये अपने पास बन जाएगा। ये ऑप्शन गिवन था, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपने पास, ये वाला। ठीक है, फिर से आपको पूछ लिया मैक्सिमम इनॉल कंटेंट, तो भाई मैं इनॉल कंटेंट कैसे बनाते हो, इसके बगल sp3 है, ये यही बताया था ना sp3, इसके बगल भी sp3 है इसके बगल भी sp3 है। तो अगर यहाँ पे अगर इनका इनॉल फॉर्म बनाओगे तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कहाँ आएगी, देखो इसका बनाओ, यहीं पे आएगा, क्योंकि वो बेंजीन रिंग फॉर्म कर लेंगे। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और OH OH और OH। इनॉल कैसे बनता है पता ना, मान लो ऐसे कीटोन है, और यहाँ भी इनॉल अगर टाटो बनाओगे तो ये वाला जो H होता है 1 2 3 वाला, ये उठ के यहाँ चला जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ चला आता है, तो OH
और डबल बॉन्ड यहाँ हो गया ना। तो अपने पास ऐसे ही सबका बनाओगे, तो इसका बनाओगे तो ये बन गया, ये बेंजीन हो गया, तो ये ज़्यादा इनॉल कंटेन होगा। बाकी सब में बनाओगे तो इसमें क्या बन जाएगा, देखो इसमें ऐसे ऐसे बन जाएगा OH OH, तो ये बेंजीन वेंजीन नहीं बन रहा है, ऐसे सब में नहीं बनेगा, तो ये अनस्टेबल है कंपेयर टू दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। देखो भाई ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखो। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये कीटोन है और NaCN, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक है कार्बन, तो वो बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये Cl था, इसको ऐसे ही लगाओ, और यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन है, और यहाँ पे CN आके जुड़ गया, बाकी ऐसे था, ठीक है। ये हो गया। हाइड्रोलिसिस भी करा रहा है H3O+ के साथ, तो H3O+ मतलब वर्कअप के लिए यूज हुआ, तो यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा, और कुछ नहीं, सिंपल सी बात थी। तो यहाँ पे अपने पास OH और यहाँ पे साइनाइड होके जुड़ गया, ठीक है। अब देखो अगले पास ATETOH था, एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा, बोल सकते हो एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन में क्या हो जाएगा पता है आपको, देखो सबसे पहली बात तो हाइड्रोलिसिस कराने पे ये जो साइनाइड था, ये तो OH होगा ही, ये साइनाइड को भी ये C+OH में एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ये भी आप याद रखना। अब एस्टेरिफिकेशन होगा, तो एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है पता है, यहाँ से H लेगा और यहाँ से OH लेगा, ये बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर लेगा, तो बस अपने पास क्या हो जाएगा, देखो दिखाता हूँ आपको। एस्टेरिफिकेशन मतलब अपने पास क्या बन गया, CCl, और यहाँ पे ऐसे था, एक अपने पास मिथाइल था, और यहाँ पे C+OET, मतलब ET जाके यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, ये H हट गया, और अपने पास OH हो जाता है। एस्टेरिफिकेशन आप रिएक्शन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होते, यहाँ पे देख लीजिए। फिर अगले स्टेप में आपको क्या गिवन था, MEMGBr गिवन था, ग्रिग्नॉड और रिएजेंट H3O+ गिवन था। फिर से देखो इस स्टेप में क्या करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, Me था भाई, मेथाइल, इस और ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये बॉन्ड इसको मैं आप यहाँ इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो इसको देखो क्या करेगा, OH को मैं नीचे लिखता हूँ, इसको भी नीचे। अब देखो एस्टर था ना, ऐसे C+OET, तो अपने पास ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये वापस आएगा और इसको लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना भाई, देखो, और इस यहाँ पे अपने पास, और ये एक्सेस में था, तो देखो भाई बता देता हूँ मैं एक ही स्टेप में, ऐसे था, और यहाँ पे OH और ये, और यहाँ पे ये बॉन्ड था C, और फिर अपने पास ये आ गया, ठीक है, C+O, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेस में था, ये फिर से अटैक करेगा, फिर ओपन करेगा, OH दो बार OH आ जाएगा, ठीक है, तो फिर से अटैक करेगा, और इस बार अपने पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा। पहले से मैं बता दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि 50 क्वेश्चन है भाई, तो एक एक क्वेश्चन को समझाना बहुत ही टाइम अगर आप ले रहे हो तो बता देना, मैं अलग से बता दूंगा, तो अपने पास ये बन जाएगा फाइनल, ठीक है, क्योंकि लिविंग ग्रुप नहीं था, तो इस बार अल्कोहल ही बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल नॉट प्रोड्यूस PPT ऑन रिडक्शन विथ AgNO3। तो भाई इनका ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इसे हटा के कार्बोकैटायन बना लिया करो, बना लो कार्बोकैटायन, बना लो, और जो स्टेबल होगा वो PPT देगा, जो अनस्टेबल होगा नहीं देगा। तो ये देखो एरोमेटिक है भाई, ये पूरा रिंग एरोमेटिक है, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई 4 कर लो, ट्री का अपने पास पता है, तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, 1/2 आ रहा है, तो ये एरोमेटिक, ये देगा PPT, ये देगा क्या, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भाई नहीं देगा PPT, ये भी देगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, IPSC नेमिंग करना था। IPSC नेमिंग नंबरिंग कहाँ से करोगे भाई, सबसे पहले देखो ब्रांच यहाँ पे ज़्यादा लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, तो नंबरिंग यहाँ से करो, 1 2 3 4 5 6 ब्रांच यहाँ से, क्योंकि 2 ब्रांच है ना भाई, और इधर से क्यों आया, क्योंकि ये नियरेस्ट था, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 3 इथाइल है, तो 3 इथाइल, ठीक है, 3 इथाइल और 1 डाई मिथाइल, देखो 1 पे डाई मिथाइल है, और साइकिल है तो साइक्लो, और पूरा सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, पेरेंट में 6 कार्बन, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। ये वाला देख लो भाई जल्दी जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन है। एल्डिहाइड ज़्यादा प्रायोरिटी होगा तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा नेमिंग इसका, देखो ये अपने पास हो गया भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो मिथाइल MNO 4 मिथाइल,
तो अपने पास क्या आ रहा है, 6 पे नाइट्रो आ रहा है, EMNO, पहले कौन आएगा, मिथाइल आएगा, तो 4 पे मिथाइल आ रहा है, तो 4 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद N आएगा, 6 नाइट्रो, ठीक है, 6 पे नाइट्रो लगा है, और 3 ऑक्सो, कितने कार्बन है, 7 कार्बन, तो हेप्टेन, और एक पे अल है, 1 अल है, ये लगातार आ रहा है, 2 वॉवेल लगातार आ रहा है, ई और ए, तो एक को कट कर दो पहले वाले को, तो हेप्टेन 1 अल हो जाएगा, हेप्टेन अल बोल लो, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 13, एमंग द फॉलोइंग विच विल शो GI। तो GI शो होने के लिए अगर एल्कीन है तो भाई आपके पास क्या होना चाहिए, A शुड नॉट इक्वल टू B और C शुड नॉट इक्वल टू D। तो ऐसे देख लो भाई, ये एल्कीन है, ये H2, A और B, तो ये तो बराबर हो गया, ये तो होगा ही नहीं भाई। ये देखो EH, A, अगर इसे ओपन करके बनाओगे तो ये H है, ये Cl है, तो ये A है, ये B है, इधर आओ C है, इधर आओ D है, तो भाई यही है, अनइक्वल है, A शुड नॉट इक्वल टू B और C शुड नॉट इक्वल टू D। देखो ये H है ना, एल्कीन को आप अलग अलग लिख लो, यहाँ पे आओगे तो ये भी तो करेगा वही सेम ही, नहीं नहीं, इधर अपने पास सेम है, ये सेम हो जाएगा, नहीं करेगा, और इधर भी सेम है, ये भी नहीं करेगा, देखो ये COD सेम, तो इधर देख लो, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछा था, तो भाई ये OCH3 प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, कार्बोकेटाइन को प्लस एम बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बात आता है कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है प्लस एम। तो देखो अपने पास ये -I भी लगा रहा है, तो भाई सबसे पहले देखो डबल बॉन्ड, इस ये वाला तो कट कर दो, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड ही कम है, ज़्यादा डबल बॉन्ड तो ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब इन दोनों में देखो, ये प्लस एम लगा रहा है, -I लगा रहा है, और ये थोड़ा पास है, 1 2 3, ये वाला देखो 1 2 3 4 थोड़ा दूर है, और -I कार्बोकेटाइन को पसंद नहीं होता, प्लस एम तो पसंद होता है, यहाँ पे -I डिस्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे -I थोड़ा दूर है भाई, और प्लस एम भी लगा रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये तो एरोमेटिक है ट्रिक से, ये भी एरोमेटिक है, 2 2 4 2 6 हैकल रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी एरोमेटिक है, पिरिडीन है, ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये देखो sp3 कार्बन दिख गया, मतलब नॉन एरोमेटिक है, तो ये लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। अरे ये स्टेबिलिटी और याद रख लेना, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, फिर एंटी एरोमेटिक होता है ना, ये सब चीज़ें भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखते हैं, देखो ये वाला है, ठीक है, B2H6 ये हाइड्रोबोरेशन करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या करता है, फॉलो करता है, तो मतलब यहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, वहाँ पे OH जोड़ लो, ये कार्बोकेटाइन ये लेस स्टेबल है, तो इसलिए OH को वहाँ पे जोड़ दिया। PCC है, PCC क्या करता है भाई, इसको तुरंत एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। CH3MgBr है, देखना, तो ये वही ग्रिगनॉट, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड को तोड़ देगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, CC, और वो C यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा भाई, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या किया है। यहाँ पे देखो HBr है, ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, तो अगर बॉन्ड को मान लो मैंने ऐसे तोड़ दिया, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ये स्टेबल होगा, क्यों होगा देखो अभी पता चल जाएगा। ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, अगर यहाँ पे बनता कार्बोकेटाइन तो 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री कैसे है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता तो 1 कार्बन 2 कार्बन से अटैच होता, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो अब ये क्या करेगा भाई, कार्बोकेटाइन 5 मेंबर रिंग है ना, तो अब ये क्या कर लेता है, ये अगर रिंग एक्सपेंशन करेगा या नहीं करेगा, ध्यान देना। तो अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ होता तो ये रिंग एक्सपेंशन करता, 5 से 6 मेंबर रिंग में जाता, लेकिन कार्बोकेटाइन 5 मेंबर रिंग के ऊपर है, तो यहाँ पे कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, और स्टेबल तो है ये, तो इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, ध्यान देना। और एक चीज़ देख लेते हैं, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है क्या कहीं पे, मान लीजिए ये कार्बोकेटाइन, सॉरी मान लो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन, यहाँ पे बगल में ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, 2 2 4 और 1 हाइड्रोजन ये है, यहाँ पर भी कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 2 4 और 1 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मान लो हमने क्या किया, रीअरेंजमेंट तो करा है, क्या क्या किया रीअरेंजमेंट, इस हाइड्रोजन को यहाँ उठा के लाया, कार्बोकेटाइन यहाँ, रीअरेंजमेंट का शिफ्टिंग ऑर्डर हाइड्राइड फिनाइल फिर मिथाइल होता है, ये होता है प्रायोरिटी, तो हाइड्रोजन और मिथाइल में हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, तो कार्बोकेटाइन के यहाँ ले गए, क्यों ले जाते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये सब काम करते हैं, देखो। और यहाँ पे कार्बोकेटाइन लिया, तो अभी भाई देखो CH3 और यहाँ पर भी अपने पास क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 3 6 1 7 अल्फा हाइड्रोजन, भाई स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई तो मतलब हाइपर कंजुगेशन हो रहा है भाई, रीअरेंजमेंट होगा। अब देखो यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा, फिर से ये रीअरेंजमेंट करेगा, कैसे करेगा पता है, अब देखो कैसे, ये 5 के बगल में अगर कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंज करेगा, कैसे करेगा देखो,
ये अपने पास है, ये अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा है, ठीक है। हाइड्रोजन को दिखावे या नहीं दिखाओ, अंडरस्टूड है। तो ये बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बना लो। क्या ही क्वेश्चन था ये। 6 बना लिया, 1 2 3 4 5 6। तो एक पे अपने पास क्या लगा, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, एक पे 2 मिथाइल को लगा लो। 2 पे कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन को लगा लो, लगा लिया, बस बाकी सब कुछ सही है। अब देखो ये कार्बोकेटाइन फिर अभी अपने पास क्या दिख रहा है, 2 डिग्री दिख रहा है, फिर रीअरेंजमेंट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल या हाइड्रोजन तो है नहीं, ये कार्बोकेटाइन यहाँ जाएगा, ये मिथाइल यहाँ आएगा। भाई क्या बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। और ये अपने पास यहाँ कार्बोकेटाइन बना, ठीक है। अब ये 3 डिग्री है, अब स्टेबल है, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब बी आर माइनस को यहाँ पे आप जोड़ दो, तो भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। बहुत ही सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी लगा मुझे, ठीक है। विच इज़ नॉट एरोमेटिक, तो ट्रिक लगा लो, 2 2 4 और नेगेटिव 4 2 6, एरोमेटिक आ गया क्योंकि 6 डिवाइडेड 4 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 एरोमेटिक आ गया, ये भाई नॉन एरोमेटिक होता है, धोखा मतलब एरोमेटिक नहीं होता क्योंकि आप धोखा खा जाओगे। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है ना वो ऐसे होता है, सिस ट्रांसफॉर्म में होता है, मतलब एक एबो द प्लेन एक बिलो द प्लेन, प्लेनरिटी लूज हो जाती है, इसलिए नॉन एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 5/2 आएगा, एरोमेटिक, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। भाई अच्छे क्वेश्चन है सारे, ठीक है, आप याद रखना। नहीं समझ आए तो फिर से पूछ लेना, कमेंट करके बता दूंगा। देखो यहाँ पे रेट टूवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब प्लस एम प्लस आई या ये आर लगा रहा है, तो रेट को बढ़ाएगा बेंजीनिंग पे, ठीक है। तो ये देखो माइनस आई लगा रहा है और प्लस एम लगा रहा है, लेकिन हेलोजन केस में माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस एम पे, याद रख लेना, बताया गया होगा। ये अपने पास प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है और ये प्लस एच लगा रहा है, ये साइनाइड कैसा लगा रहा है, माइनस आई और माइनस एम लगा रहा है। तो सबसे ज़्यादा रेट कहाँ लग रहा है, अगर ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है, बी में, क्योंकि प्लस एम भाई। उसके बाद कहाँ पे, सी में, क्योंकि प्लस एच। सबसे कम कहाँ होगा, डी में, और इसके बाद ए में होगा, ठीक है। यही ऑर्डर होता है। अब देखो डेंसिटी ऑफ 2.0 सोल्यूशन, ठीक है, तो इसको पढ़ो। तो ये पढ़ लो भाई। तो द मोलैलिटी पूछा है, तो डेंसिटी और मोलैलिटी का रिलेशन ही होता है, मैं लिख देता हूँ, स्मॉल एम मोलैलिटी होता है और कैपिटल एम मोलैरिटी होता है। 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम, मोलर मास इंटू एक सॉल्यूट का है। अब देखो बताता हूँ, कैपिटल एम क्या है पता है, मोलैरिटी है, और एम1 क्या है, मोलर मास है ना, ये क्या मोलर मास, ठीक है, याद रख लेना। अब देखो तो अपने पास अब क्या गिवन है, सारा डाटा आप पुट कर लो, सब कुछ 2 पॉइंट मोलैरिटी गिवन था 2.05 हज़ार और इंटू था तो 1.02 गिवन था, और अपने पास माइनस 2.05 इंटू 60 और इंटू 60 ये मोलर मास है, ठीक है। कहाँ पे क्या गिवन है, एसिटिक एसिड का मोलर मास है, ठीक है, और इंटू 1000 कर लियो पूरा सॉल्व करके। तो ये सॉल्व करोगे तो आपका 2.28 मोल पर केजी आ जाएगा। यूनिट सेम होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, ग्राम में नहीं ना, तो ये आप याद रख लेना। अब देखो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ CuSO4, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो देखो सीधे बोल रहा है कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, मतलब CuSO4 का रिएक्शन Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप सीधी सीधी इसे सी ऐसे चेक करो, Cu2 प्लस को अगर अलग से बैलेंस करना चाहोगे 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर डिपॉजिट ऐसे ही होगा Cu2 प्लस से भाई। तो देखो यहाँ पे कितने मोल हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल बोल लो या 2 फैराडे बोल लो। 2 फैराडे से अपने पास कितना वो बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, या 1 फैराडे बोल लो, इसी को और करके 2 मोल जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और W बराबर क्या होता है, Z इंटू क्यू होता है। अब देख सॉरी देखो ई मैं अपना दो समझ लो, ई अपान एफ होता है, मतलब इक्विवेलेंट वेट अपान फैराडे, ऐसे बोल लो आप। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, और ये फैराडे है इंटू, और इसका क्यू कितना है, क्यू मतलब 4, 2 फैराडे है भाई, यही 2 इलेक्ट्रॉन फैराडे बोल लो, जो भी बोल लो। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, देखो इक्विवेलेंट मतलब अपने पास हम निकालेंगे 2 फैराडे है, इक्विवेलेंट वेट क्या है 63.5 और डिवाइड मतलब वेट हो जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, कापर का एन फैक्टर ये जितने का चेंज आ रहा है ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये अपने पास 2 था, इसे सॉल्व कर लोगे तो 63.5 आ जाएगा,
ठीक है, दिख रहा है। तो भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब ये इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, तो आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो एस आर पी गिवन था ऑफ 3, मतलब ए का एस आर रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना था, कहाँ था, ए बी सी प्लस 0.5 वोल्ट, और बी का गिवन था -3.0 वोल्ट, सी का गिवन था -1.2 वोल्ट। तो देखो कॉन्सेप्ट अपना क्या होता है कि हायर एस आर पी मतलब स्ट्रोंगर, लिख लेना, स्ट्रोंगर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे लिख लो, एस आर पी जितना ज़्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना स्ट्रांग होगा, सीधी बात, ठीक है। अब देखो तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे ये तो मैंने दूसरा ही लिख दिया, हायर एस आर, ये भी याद कर लो। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मोर नेगेटिव ई वैल्यू, ये आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही तो गिवन है, ई एम एफ ना, मोर वैल्यू ऑफ ई मतलब क्या हो जाता है, हायर रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट बोल लो। तो अपने पास कहाँ पे नेगेटिव सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे देखो ये ई वैल्यू गिवन है ना भाई, ई एम एफ यहाँ पे ज़्यादा है, तो सबसे पहले बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन था। जितना नेगेटिव वैल्यू होगा उतना रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो वही आपसे पूछा था रिड्यूसिंग पावर पूछा था, तो रिड्यूसिंग पावर जितना नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल का एस आर पी लिख लेना भाई, नेगेटिव एस आर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। ये एक एक लाइन में चीज़ें लिख लेना। चलो देखो भाई, इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन इज गिवन बाई वेयर पी आई इनिशियल प्रेशर एंड पी टी टोटल प्रेशर एट टाइम टी। तो ये क्वेश्चन ईजी था, आप मान लो ए है, बी है और सी है, टी बराबर 0 मान लो क्या है, प्रेशर पी आई इनिशियल है, और एक इनिशियल गिवन है वही 0 है। एट टाइम टी मान टी बराबर टी पे क्या हो जाएगा भाई, मान लो समथिंग डिसोसिएट, पी माइनस एक्स डिसोसिएट हुआ, एक्स फॉर्म हुआ, ये हुआ, तो पी टोटल आप निकालोगे तो ऐड कर लोगे पी माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, तो अपने पास पी आई प्लस एक्स हो गया, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो हम पी आई बराबर क्या लिख सकते हैं, पी आई बराबर लिख सकते हैं पी टी माइनस एक्स लिख सकते हैं, समझ पा रहे हो ना, पी आई बराबर पी टी माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो अब ध्यान देना, अब क्या होगा, तो अब आप ये बोल सकते हो कि पी आई बराबर, ध्यान देना, पी टी बराबर क्या आया था अपने पास, पी आई प्लस एक्स माइनस एक्स, अरे यही आया था ना भाई, पी टी बराबर क्या आया था, पी आई हाँ प्लस एक्स आया था, तो और ये माइनस एक्स है, तो हम ये बोल सकते हैं अपने पास यहाँ पे पी, यहाँ पे अपने पास टोटल आ जाएगा पी आई, देखो यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, ध्यान देना कि x बराबर अगर लिखना चाहे, क्योंकि पी टी बराबर पी आई प्लस एक्स था, तो x बराबर लिखना चाहे तो पी आई पी टी, ये इधर चला जाएगा तो माइनस पी आई, तो अपन x बराबर लिखो ना भाई, क्यों वो लिख रहे हो, तो x बराबर हम पी टी, और x बराबर क्या लिख लो, पी टी प्लस पी आई, हाँ अब सही है। तो ये हम बोल सकते हैं कि पी टी और पी आई, फिर से कुछ गलत कर रहे हैं अपन, देख लेते हैं एक बार, यहीं पे चेक करते हैं कि यहाँ से देखते हैं, देखो पी टी हिसाब से लिखो, पी टी बराबर पी आई प्लस एक्स था अपन ने निकाला था, ठीक है। तो और हम क्या लिख सकते हैं कि पी टी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्स इधर चला जाएगा तो माइनस एक्स बराबर पी आई लिख सकते हैं, है ना। अब ध्यान देना, पी टी माइनस एक्स बराबर हम लिख सकते हैं, पी आई की जगह क्या लिख लोगे भाई, पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, तो अपन निकाल के पूरा ओवरऑल लिख सकते हैं 2 PI माइनस पी टी, और के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर होता है 2.303 अपॉन टी, और लॉग हो जाएगा 2 PI हो जाएगा, सॉरी 2 P की इनिशियल कंसनट्रेशन प्रेशर जो था, और लास्ट में एट टाइम टी क्या था 2 PI माइनस पी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा भाई, यहाँ पी आई की वैल्यू हमने पुट कर दिया, वो कुछ नहीं किया ना, बस यहाँ पे आप देख लेना, जल्दी देखते हैं भाई, थोड़ा टाइम अपने पास कम है, बाकी कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना मेरे से। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा था, तो हमें पता है प्लस आई का ऑर्डर क्या होता है, टी टी एच होता है, ये प्लस आई का ऑर्डर होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी। लेकिन भाई यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लगेगा, समझ पा रहे हो आप क्या, कि हाइपर कंजुगेशन क्या सोचोगे, हाइपर कंजुगेशन तो नहीं सोचना है, ऐसे सोचो कि हमारे पास जो सी टी और सी डी और सी एच में बॉन्ड एनर्जी किसका ज़्यादा होता है, पता है आपको, कि हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी होता है उस इसका ज़्यादा होता है, सी टी और फिर सी डी और सी एच। तो बॉन्ड एनर्जी अगर ज़्यादा तो ये जल्दी से इजली ब्रेक नहीं कर पाएगा, इजली से ब्रेक अगर ये नहीं कर पाएगा भाई ना, यहाँ पे आप सी एच थ्री लिख लो, सी एच थ्री लिख लो और सी एच थ्री लिख लो, सी डी थ्री लिख लो, सी डी थ्री लिख लो, सी डी थ्री लिख लो, सी टी थ्री, सी टी थ्री, सी टी थ्री। तो अपने पास जो बॉन्ड एनर्जी होता है ये टी इसका ज़्यादा होता है ना, तो अपने पास हमारे पास इजली ब्रेक भी नहीं कर पाएगा, है ना, तो इजली ब्रेक नहीं कर पाएगा तो वो हाइपर कंजुगेशन पार्ट, हाइपर कंजुगेशन मतलब क्या, सिग्मा और पी का कंजुगेशन होता है। तो अपने पास पता है ना भाई, हाइड्रोजन जितना इजली ब्रेक होगा उतना जल्दी अपने पास ये सिग्मा और पी का, ये सिग्मा बॉन्ड और पी वैकेंट ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा। तो बस सीधे सीधे बात है, हाइड्रोजन के इसमें सबसे ज़्यादा होता है, समझ पाए, तो हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और क्या है, ये थर्ड है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाता है भाई, हाइड्रोजन वाला हो जाएगा, हाइड्रोजन वाला ए हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, फिर ड्यूटेरियम वाला हो जाएगा, हाइड्रोजन फिर ड्यूटेरियम, जस्ट इसका रिवर्स कर देना, मतलब बी और फिर सी हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स करना है, जो इस बॉन्ड इजली नहीं ब्रेक होगा वो कम स्टेबल होगा, ठीक है। देखो आप अभी तक पढ़ते आओगे, रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेट करता है हाइपर कंजुगेशन पे, है ना, ये पढ़े, लेकिन इकलौता ऐसा कैसे एक्सेप्शन है, याद रख लिया, जेई मेंस 2024 में पूछा भी था कि अगर कभी ये दिख जाए, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है सी एच थ्री मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट कर दे जाता है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। इनका एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के बगल क्या है, ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज के बगल सल्फर है, यहाँ पे पास क्या होता है, सल्फर के पास डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है, कभी नेगेटिव के बगल वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज तो एच डी की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई कौन ज़्यादा एच डी होगा, ये ओ एच जो होता है NO2 के साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो यहाँ पे एच रिलीज ही नहीं पाएगा तो एच डी की स्ट्रेंथ घट जाएगा, तो अपने पास ये ज़्यादा एच डी हो जाता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। मलेक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कौन ज़्यादा एच डी हो जाता है, देखो इसको नेगेटिव बनाओगे तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा इजीली होता है, तो इस केस में अपने पास ये ज़्यादा एच डी हो जाता है। आप कंफ्यूज हो गए सर, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो एसिडिटी घट रहा है, यहाँ पे हो रहा है तो बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच को रिलीज होने के पहले ही हो जा रहा है, यहाँ पे एच रिलीज करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट दूर कर लेना भाई, जो भी आपको डाउट है। देखो हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, इसको आई और I2 माइनस करके लिखो, स्टेरिक नंबर निकाल लो, क्या होता है 1/2, जो सेंट्रल एटम होता है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो 7, आयोडीन सेंटर एटम है, और प्लस नेगेटिव चार्ज प्लस ऐड कर लो 1, और 2 साइड एटम है 2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन साइड एटम को ही ऐड करना है, तो हाइड्रोजन है तो 2, हाइड्रोजन होता तो भी, बाकी को नहीं, ऑक्सीजन को नहीं, तो 7 3 10 5 आ गया, तो 5 मतलब sp3d हो गया। ट्रिक बता देता हूँ, लोन पेयर कैसे निकलता है, ये जो हाइब्रिडेशन स्ट्रिक नंबर आया ना इसको साइड एटम कर लो, 5 - 3, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा सेंट्रल एटम पे 2, ट्रिक है ये, 5 - 3 कर लो, ये लोन पेयर आ गया, ठीक है। SiO2 में आप अगर इससे निकालोगे तो 1/4 करोगे और आ जाएगा sp, आप गलत हो जाओगे, इसका स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा जॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, तो भाई ये टेट्राहेड्रल होता है, याद कर लेना, sp3 होता है, एग्जाम में आया था ये भी ना, तो एक्सेप्शन वाले जरूर ध्यान देना। देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको निकालना है भाई Be2 एंड बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, देखो Be2 अगर 1 to 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ध्यान देना, तो अगर मान लो ऑड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या कर देना 0.5, अगर इवन इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बोल देना 1 बोल देना, एक्सेप्शन है 4 एंड 8 इलेक्ट्रॉन के लिए, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है 0, और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तो अपने पास Be2 है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 8, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 0। ऑक्सीजन का देखो अगर 10 to 20 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर बस 14 का याद रख लो, बाकी सब याद हो जाएगा, 3 होता है 14 का, अगर ऊपर जाते हो 15 तो 0.5 डिक्रीज करते जाओ, 16 2, नीचे जाते हो तो भी डिक्रीज करते जाओ, 2.5 12 का 2, ठीक है, तो ये होता है, बस इसका याद रख लो, बाकी डिक्रीज करते जाना 0.5। अब देखो
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर मान लो डेसिमल दिख गया, क्या डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर दिख गया तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। नॉन डेसिमल दिख गया तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, एक्सेप्शन भी देख लो, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। 10 और 16 जैसे O2 का क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रख लेना, सब कुछ बता दे रहा भाई एक वीडियो में आपको। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी पूछेगा तो बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली होता है बॉन्ड लेंथ। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन, 15 मतलब 14 मतलब क्या होता है 3, 15 मतलब 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे इसका 17 होता है और 17 एक इलेक्ट्रॉन हुआ 18, 18 मतलब क्या होता है 16 का अगर 2 तो 17 का 1.5, 18 का 1, तो इसका 1 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जहाँ ज़्यादा वहाँ बॉन्ड लेंथ कम, मतलब बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। अब बॉन्ड एनर्जी का डायरेक्टली देख लो भाई, यहाँ पे इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा भाई, इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। ये डबल बॉन्ड के बगल कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब क्या देखोगे यहाँ पे ट्रांस वाला ये अपोजिट है, ट्रांस है ज़्यादा स्टेबल क्योंकि स्टेरिक कम है। ठीक है, आओ देखते हैं भाई, यहाँ पे देखो कायरल या ये कायरल मॉलिक्यूल होता है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, मैंने बोला अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अब्सेंट है तो मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉन सुपर होता है, ए कायरल होता है। मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, और क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। कायरल सेंटर मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा, और कायरल मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है। देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंस है ना भाई, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट मिरर इमेज है, तो प्लेन ऑफ पीओएस है, और पीओएस है तो मतलब ये कैसा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, या बोल लो कैसा मॉलिक्यूल है, ए कायरल है। ठीक है, इसका अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था तो ये था, अगर होगा तो इसका जस्ट रिवर्स होगा, तो सुपर इम्पोजिबल, कायरल, इनएक्टिव। ठीक है, ये तो इसमें है, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है देखो भाई जल्दी क्वेश्चन देख लो, इसमें बोला था टोटल स्टीरियो आइसोमर, तो कैलकुलेशन होता है क्या, 2n-1 प्लस 2 देखो अनसिमेट्रिकल है तो बस 2n लगा लो। अब n क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर प्लस ऑप्टिकल सेंटर। अगर स्टीरियो आइसोमर पूछता है तो देखो ये भी अपने पास क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। ठीक है ना, डबल बॉन्ड देखो A ≠ B, C ≠ D, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है भाई। ये साइक्लो एल्केन जो है, एल्कीन को भूल जाओ, 7 मेंबर की अगर साइक्लो एल्कीन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाती, तो ये 6 मेंबर की है तो उसे भूल जाओ। लेकिन अगर साइक्लो एल्केन को देखो आप अलग से, ठीक है, साइक्लो एल्केन को, तो इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को पकड़ो, ए एच है, ये एच है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी, ए शुड नॉट इक्वल टू बी, सी शुड नॉट इक्वल टू डी। इसे भूल जाओ रिंग को, बस ऐसे जहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उसे देख लो, बाकी एल्किन वाला कंडीशन। तो ये साइक्लो एल्केन करेगा तो 1 2 और यहाँ पे ये भी करेगा 3, तो 2 बराबर 8 आ जाएगा पूरा स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है भाई। देखो ई एच को आप ऐसे बना लो, ठीक है। अब देखो इसको अलग से कर लो, जो ऐसे लाइन में होते हैं ना उसको अलग से कट किया करो, एच को कट करो, ये मिरर इमेज है, हाँ। इसको भी अलग से कट करो, ये मिरर इमेज है, हाँ। यहाँ पे वेज डैश पे है तो इसको ऐसे कट करो, ये भाई ये सी ओ एच है, ये सी ओ एच है, ये भी मिरर इमेज है। अगर ये नहीं होता, सेम नहीं होता तो मिरर इमेज नहीं थे। तो मिरर इमेज मतलब पी ओ एस है और सी ओ एस या पी ओ एस में से दोनों में से एक कोई भी हो गया तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, या एकाइरल बोल लो, या इसी को क्या बोल लो, सुपर इम्पोजिबल बोल लो। ठीक है, और अगर दोनों नहीं होते तो नॉन सुपर इम्पोजिबल, एकाइरल और ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, चलो आओ देखो ये वाले क्वेश्चन देख लो भाई जल्दी से, ये वाले भी है। इसमें बोला था मैक्सिमम CFSC किसका ज़्यादा होगा, तो CFSC भाई ये ऑर्डर ही पता होना चाहिए आपको। देखो साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, हमेशा याद रख लिया, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो भाई साइनाइड की जो CFSC होगी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। CFSC मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, आप बोल लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो साइनाइड की CFSC सबसे ज़्यादा हो जाती है। आप ये याद करके लिख लेना भाई। ठीक है, ये लिगेंड वाला जो भाई स्ट्रेंथ सब आपको याद होना चाहिए। और कभी कभी ये पूछता है डेल्टा जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होता है भाई। ठीक है, और डेल्टा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। तो सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना, ये चीज़ें कई सारी चीज़ें से रिलेट करके पूछ सकता है। देखो CH Cl3NaOH फिनॉल का रिएक्शन इनसे होता है तो रीमन टीमन रिएक्शन होता है, क्या बनता है, सेलिकुलर डिहाइड बनता है। ये OH है, यहाँ पे क्या आ जाता है CH जो सेलिकुलर डिहाइड बन जाता है भाई, हमेशा याद रख लेना। ठीक है, और यहाँ पे CCl4 होता है तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ये सब चीज़ें आप याद रख लेना। देखो
अगर ये CHCl3 है, क्या है, Br2 को CH ये इसके साथ ले रहा है CHCl3 के साथ, तो अपने पास ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट बनेगा। एक बार ऑर्थो बना लो और एक बार पैरा पे। मेजर ये वाला होगा क्योंकि स्टेरिक कम है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा जोड़ेगा। देखिए Br2 पोलर सॉल्वेंट के साथ लोगे तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, मतलब Br तीनों पोजीशन पे जुड़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद कर लेना, ठीक है, अगर इसके साथ लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, क्या है, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर अगर आपसे बोलेगा तो भाई इसमें कुछ स्ट्रक्चर आपको दिमाग लगाना है अपना। डाइबोरेन जैसा आप स्ट्रक्चर देखो, B2H6 होता है, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो इसका भी आप ऐसे ही बनाओगे डाइबोरेन जैसा, ठीक है। इसके पास एक लोन पेयर यहाँ, क्लोरीन के पास एक लोन पेयर यहाँ है, और इस आयोडीन के पास एक लोन पेयर यहाँ। तो ये स्क्वायर ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ये स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। वैसे आप निकालोगे तो समझ ही नहीं पाओगे, ऐसे ही स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। अब देखो TiCl4 ये किस प्रोसेस में यूज होता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट में यूज होता है। BdCl2 कीटोन बनता है वेकर प्रोसेस में, ठीक है। CuCl2 डेकॉन्स प्रोसेस में यूज होता है। V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है, अमोनियम प्रोडक्शन में, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई, बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन है इधर। देखो शायद मैं फास्ट थोड़ा पढ़ा रहा हूँ पर आप उससे परेशान नहीं होना। देखो OET एक बेस है, हीट गिवन है, और यहाँ कीटोन है तो ये एल्डोल रिएक्शन देगा। एल्डोल क्यों? कीटोन के बगल अगर हाइड्रोजन है तो उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, और ये बेस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को खाएगा। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव को पॉजिटिव खोजेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। देखो 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अपने पास ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। यही है पॉसिबिलिटी, तो बना लेते हैं 5 मेंबर रिंग भाई। 1 2 3 4 5। तो देखो एक पे अपने पास ये लगा हुआ है तो एक पे आप ये बना लो ऐसे, है ना। और 5 पे अपने पास क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल लगा है, ऐसे बना लो मिथाइल। और ऑक्सीजन भी लगा था यहाँ पे, देखो ये नेगेटिव आएगा, और डाइल्यूट मीडियम होता तो ये OH ले लेगा, इससे OH बन गया। अब यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा? ये हाइड्रोजन यहाँ पे माइनस हीट भी गिवन था तो -H2O रिलीज हुआ, इस OH को बाहर निकाल के अपने पास ये बन जाएगा। ध्यान देना, वही H को क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आ रहा है, तो ये रेजोनेंस कर रहा है इसलिए ये स्टेबल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब देखो KCN और DMSO था, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। KCN क्या करेगा भाई? देखो मेरे हिसाब से ये साइनाइड है, ये अपने पास इस SN2 टाइप रिएक्शन करेगा। KCN स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसको बाहर निकाल देगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे साइनाइड आके जुड़ गया। अगले पास H2 और PD था, तो ये इसको CH2 NH2 में चेंज कर देगा। बस इसको CH2 और NH2 में चेंज कर देगा ये, बस यही हो जाएगा। H2PD रिड्यूस कर देगा, कहने का मतलब। ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई, विच विल अंडरगो डिप्रोटोनेशन मोस्ट ईजली। तो भाई वही जाना चाहेगा जो स्टेबल हो जाए, मतलब H+ को वही निकालेगा जो स्टेबल हो जाए। यहाँ से H+ निकालो, कार्बन आयन बनेगा, यहाँ से निकालो कार्बन आयन बनेगा, यहाँ से निकालो कार्बन आयन। ये इधर भी स्टेबलाइज हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस, ये वाला स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन ये +M लगा रहा है। कार्बो आयन को भाई -M पसंद होता है, डिस्टेबलाइज करेगा बहुत, और ये भी +M लगा रहा है, तो कौन ज़्यादा इजली होगा? A होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल है, कोई डिस्टेबलाइज नहीं करा है। मोस्ट बेसिक पूछा था, तो जो लोकेलाइज लोन पेयर होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है किससे? डीलोकेलाइज लोन पेयर से। डीलोकेलाइज मतलब जो रेजोनेंस में जाता है, तो ये लोन पेयर भाई कहीं नहीं जा रहा है, ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में जा रहा है, ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में जा रहा है, ये लोन पेयर देखो इधर रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये कहाँ पे अवेलेबल है लोन पेयर? यहाँ पे जा रहा है, तो ये मोस्ट बेसिक हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे देखो सेम कहानी है। अब कहोगे सर यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे ये वाले तो रेजोनेंस में जा रहे हैं, है ना, तो बेसिक कौन सा ज़्यादा हो जाएगा? तो भाई एक चीज़ याद रखना, ये ग्वानिडीन है, ये कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्या है? ग्वानिडीन, और डबल बॉन्ड वाला भी है, ठीक है। तो भाई ग्वानिडीन सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाता है, तो बेसिक ऑर्डर अपने पास ये हो जाएगा, ग्वानिडीन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। फिर ग्वानिडीन के बाद देखो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद ग्वानिडीन के बाद ये हो जाएगा, फिर ये एमिडीन है, 2 नाइट्रोजन है तो एमिडीन, फिर ये लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, ग्वानिडीन कभी 3 नाइट्रोजन ऐसे दिखे यहाँ वाला ये तो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो और ये क्वेश्चन शायद से छूट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है।
H3PO4 सही है। हाँ ये है। ये सब क्वेश्चन छूट रहे हैं, इनको भी करा देता हूँ। देखो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, सबसे पहले तो आपको पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ही आना चाहिए। तो भाई इसमें तो कोई आपको मैं नहीं बता सकता। वैसे इस ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्ले लिस्ट है, उसमें डिटेल में वहाँ पे देख लेना। यहाँ पे डायरेक्ट तो इसमें कितने भाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, देखो साफ साफ दिख रहा है कि POH बॉन्ड पूछा था आपसे ना। ये कितने POH बॉन्ड कितने हैं, 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4। और क्या पूछा था आपसे, P डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड कितने, 2 हैं, और POP बॉन्ड कितने हैं भाई, एक ही दिख रहा है POP बॉन्ड, तो ये काउंट कर लेना, ठीक है। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है, उसमें से H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है। इसमें से एक ऑक्सीजन माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। एक और कर दोगे तो हाइपो हो जाएगा। और 2 मॉलिक्यूल में से एक H2O निकाल दोगे तो पायरो हो जाता है इसमें से, ठीक है। तो यही रेफरेंस होता है। देखो लिविस एसिडिटी ऑर्डर पूछेगा तो अपने पास ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपने पास पता है 2p है, ये 2p 3p है, ये 2p 4p है। तो ओवरलैपिंग यहाँ अच्छे से होता है, इसलिए अपने पास p ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ अवेलेबल होता है तो लोन पेयर यहाँ इजीली डोनेट हो जाएगा, लिविस एसिडिटी बढ़ता है। लेकिन उल्टा केस हो जाता है यहाँ पे लिविस एसिड, क्योंकि यहाँ पे -I इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है। तो भाई ये याद रख लेना, एक्सेप्शन केस है। ओवरलैपिंग का ऑर्डर ये हो जाएगा, ओवरलैपिंग का ऑर्डर रिवर्स इसमें, ठीक है। इसमें देख लो भाई, ये सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको शायद। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट स्टेबल कौन होगा। तो देखो भाई इसमें साफ साफ ये वाला दिख रहा है, आप इन सब में धोखा खा के ये वाला लगा दोगे, मुझे पता है कहोगे लीनियर रेजोनेंस हो रहा है प्लस m लगा रहा है। देखो इसको रेजोनेंस करा के देखो तो ये अपने पास यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकटायन, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर एक बार रेजोनेंस कराओ, देखो ये कार्बोकटायन यहाँ आएगा NH2 हो जाएगा, और ये अपने पास डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसे था। ये देखो लोन पेयर, ये पॉजिटिव चार्ज, ये बैक बॉन्डिंग करता है, बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो अपने पास C हो जाएगा, ठीक है भाई। ये ध्यान, धोखाधड़ी कर सकता था क्वेश्चन। बेसिक ऑर्डर कौन हो जाएगा, बेसिक ऑर्डर भाई ये अपने पास लोन पेयर रेजोनेंस जा रहा है, ये है और है sp2 है, और ये अपने पास कैसा है sp3 है। तो sp3 वाला ज़्यादा हो जाता है, फर्स्ट पे हो जाएगा, सेकंड पे हो जाएगा, थर्ड पे हो जाएगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं। तो बेसिक ऑर्डर जहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ती है वहाँ पे बेसिक ऑर्डर भी बढ़ता है, तो इसलिए अपने पास फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड। तो आई होप आपको बहुत चीज़ें मैंने सिखा दिया है, जो कि क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट, बाकी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।